जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कविता चंद का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की पर्वतारोही हैं कविता चंद। तो उन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है और इस चोटी की ऊंचाई है 4892 मीटर। दोस्तों, उन्होंने यह उपलब्धि 12 दिसंबर 2025 को हासिल की है। उनका संबंध अल्मोड़ा उत्तराखंड से है। इससे पहले वे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो कामी रीता जो कि नेपाल के हैं, वो 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं। गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी हैं। ज्योति रात्रे, इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी। इस प्रकार से वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला बनी है। कार्टर डलास जो कि स्कॉटलैंड के हैं, ये सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे थे, मात्र 2 वर्ष की उम्र में। माउंट एल्ब्रोस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तेगबीर सिंह। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबाक यानो ने साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो पर 2025 में सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। छोंजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित व्यक्ति बनी है। छोंजिंग आंगमो का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका राजकुमार गोयल। तो दोस्तों, पूर्व IAS ऑफिसर राजकुमार गोयल भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं और उन्होंने पद की शपथ भी ले ली है। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है GK से रिलेटेड। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। राजकुमार गोयल जी ने किसका स्थान लिया है? तो हीरा लाल सामरिया जी का स्थान लिया है, जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें तो ये भारत में केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख होते हैं। यह पद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया है। इस आयोग का काम है केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थाओं से जुड़ी सूचनाएं नागरिकों को उपलब्ध कराना। CIC और अन्य सूचना आयुक्त नागरिकों की अपील और शिकायतों की सुनवाई करते हैं और यह पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव डिस्कस करते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर और SSC के अध्यक्ष यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष हाल ही में बनाई गई हैं रंजना प्रकाश देसाई। इसके अलावा भारत के लोकपाल कौन है? यानी भारत के लोकपाल हैं अजय मानेकराव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं V रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जोसे एंटेनियो कास्ट हाल ही में चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं।
तो अभी जो चिली देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें जोसे एंटोनियो कास्ट को 58% वोट हासिल हुए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जीत हासिल की है और वो चिली के 38वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका कार्यकाल 11 मार्च 2026 से शुरू होगा। चिली के बारे में अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। सैंटियागो यहाँ की राजधानी है और इसकी सीमा पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना से लगती है। यहाँ पर आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे हैं और ये लंबा सा देश आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है चिली देश। इसके पश्चिम में इसका किनारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। चिली की अर्थव्यवस्था में कॉपर यानी तांबा का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किस देश को हरा करके खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा हांगकांग। तो भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप को जीता है। यह विश्व कप 9 से 14 दिसंबर तक चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। तो फाइनल मुकाबले में भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराया है। यह जीत मिक्स्ड टीम इवेंट में हासिल की गई है। भारत ने इस जीत के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है, यानी कि ये विश्व कप अपने नाम किया है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि भारत ने पहली बार इस विश्व कप को जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को किसने जीता था 2025 में? भारत ने। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने। पहला ब्लाइंड महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? भारत ने। एशिया कप क्रिकेट 2025 किसने जीता है? भारत ने। बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के मेडल कितने हैं? 22। जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 जर्मनी ने जीता है। एशिया कप हॉकी 2025 भारत ने जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2025 भारत ने जीता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा। तो अभी हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। तो उसके अनुसार भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और यह दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इस सूची में अमेरिका को पहला और चाइना को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। रिपोर्ट में भारत की एआई रिसर्च, पब्लिकेशन और इनोवेशन क्षमता को सराहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक डिस्कस करते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 को यूएनडीपी ने जारी किया था। 193 देश इसमें शामिल थे। आइसलैंड टॉप पर और भारत को 130वां स्थान हासिल हुआ था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया था। 180 देश शामिल थे। नॉर्वे टॉप पर, भारत को 151वां स्थान हासिल हुआ था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में 170 देश शामिल थे। 36वां स्थान भारत को हासिल हुआ था। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 को आईईपी ने जारी किया था। 163 देश शामिल थे। आइसलैंड टॉप पर, भारत को 115वां स्थान हासिल हुआ था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था। 180 देश शामिल थे। डेनमार्क टॉप पर और भारत को 96वां स्थान हासिल हुआ था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को globalfirepower.com ने जारी किया था। 145 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका टॉप पर था, भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ था। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को हैनले एंड पार्टनर्स ने जारी किया था। 195 देश इसमें शामिल थे। सिंगापुर टॉप पर था और भारत को 85वां स्थान हासिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर 2025 तक किन देशों की यात्रा करेंगे? आंसर हो जाएगा जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। तो इन 3 देशों की यात्रा पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 से 18 दिसंबर के बीच में। तो इस यात्रा का उद्देश्य है भारत के इन देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। जॉर्डन की जो उनकी यात्रा होगी उसमें मोदी जी को राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने आमंत्रित किया था, तो इसलिए वो गए हैं वहाँ पर। यह यात्रा भारत जॉर्डन के बीच
जो संबंध है उसके 75 साल पूरे होने के अवसर पर हो रही है। मतलब मोदी जी राजा से मिलेंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री जाफर हसन और क्राउन प्रिंस अल हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। इथियोपिया की यात्रा की बात करें तो मोदी जी इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वे भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए भारत इथियोपिया सहयोग पर जोर देंगे। इसके अलावा यह यात्रा ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ओमान की यात्रा की बात करें तो मोदी जी ओमान के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, यानी वहाँ के जो लीडर्स होंगे उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भारत ओमान के बीच जो व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंध है उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो ये यात्रा है 3 देशों की मोदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब आयोजित होगी? तो ये 2027 में आयोजित होने जा रही है। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रकार से भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 में आयोजित होने जा रही है। इसके लिए बजट भी स्वीकृत किया गया है। तो बजट को जरूर नोट करें, कितना बजट जारी किया गया है। तो 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल जनगणना की। तो डिजिटल जनगणना का मतलब ये होगा कि ये जो पूरी प्रोसेस होगी जनगणना की, ये पूरी डिजिटल होगी, यानी डेटा मोबाइल ऐप और टैबलेट से जुटाया जाएगा। यह जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। तो पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना की जाएगी। फिर इसके बाद दूसरा चरण 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या गणना और जाति गणना की जाएगी। तो इस जनगणना में पहली बार जाति आधारित डेटा भी शामिल किया जाएगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना स्थगित हो गई थी। अब इसे 2027 में डिजिटल रूप से किया जाएगा। ठीक है। भारत की पहली जनगणना 1872 में की गई थी। ये गैर आधिकारिक जनगणना थी। पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में हर 10 साल में ये जनगणना होती है और जनगणना का जो संचालन है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई बार एग्जाम भी पूछा गया है। 2011 की जो जनगणना हुई थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ कितनी राशि की विकास योजना के साथ किया गया है? आंसर हो जाएगा 476.03 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए जो बजट रखा गया है वो है 476.03 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्देश्य है मखाना प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी और किसानों की आय को बढ़ाना। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय बिहार के पूर्णिया में स्थित है। 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया था, जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा है कि जबरन नार्को टेस्ट कराना असंवैधानिक है? आंसर हो जाएगा अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ये कहा है कि किसी भी आरोपी पर जबरन नार्को टेस्ट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा है कि जबरन नार्को टेस्ट कराना असंवैधानिक है? आंसर हो जाएगा अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है कि किसी भी आरोपी पर जबरन नार्को टेस्ट कराना असंवैधानिक होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसका जबरदस्ती नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और केवल स्वेच्छा से ही किया जा सकता है। ठीक है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसकी इच्छा के विपरीत नार्को टेस्ट कराना असंवैधानिक होगा। अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में यह निर्णय सुनाया गया है। तो ये जो मामला था इसमें क्या हुआ था कि जो पटना हाई कोर्ट है उसने आरोपी और गवाहों पर बिना सहमति नार्को टेस्ट की अनुमति दे दी थी। फिर इसके बाद जो आरोपी था उसने इस आदेश को चुनौती दी, यानी कि जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने
हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको रद्द कर दिया। अदालत ने ये कहा है कि जबरन नार्को टेस्ट कराना संविधान के अनुच्छेद 20(3) यानी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। जो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 253 है उसमें केवल बचाव पक्ष के साक्ष्य चरण में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नार्को टेस्ट करवा सकता है, ये कहा गया है। नार्को टेस्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो नार्को टेस्ट एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग अपराध की जांच करने में किया जाता है। इसमें आरोपी को ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो अर्ध निंद्रा की स्थिति में आ जाता है और वो स्वाभाविक रूप से बोलने लगता है, यानी कि वो झूठ नहीं बोल सकता है ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो अपराधों की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। तो जबरदस्ती किसी का नार्को टेस्ट नहीं करवाया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में लगातार चौथी बार कौन सा राज्य विजेता बना है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार हर साल ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। तेलंगाना ने राज्य प्रदर्शन श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों, यहाँ पर एक पुरस्कार की बात हुई है, तो हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासलो क्रास्नाहोरकाई। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को दिया गया है। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार। पीवी नरसिम्हा अवार्ड मनमोहन सिंह। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनिस अहमद। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स की PDF और नोट्स वाला ऑप्शन मिलेगा। तो जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर ही मिलेगी। और जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो अभी इसमें ऑफर चल रहा है, इसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOB600। इसके अलावा दोस्तों GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या रखा है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। हाल ही में से रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो कोपरा जलाशय और सिलीसेड झील को। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? कोलकाता। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे मिला है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा इंडिया ने दिसंबर 2025 में किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? अमन जैन। और सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम को किस राज्य ने समाप्त किया है? महाराष्ट्र। नासा का मावेन मिशन किस ग्रह की कक्षा में सक्रिय था जिसका हाल ही में संपर्क टूट गया है? मंगल। देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? आणंद, गुजरात। नरगिस मोहम्मदी किस देश की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया है? ईरान। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को डिस्कस करेंगे। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये नेपाल में है। K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। फिर है कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, ये भारत में है। लेहोत्से इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर, ये नेपाल में है। और माउंट मकालू
और दोस्तों इसकी बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,485 मीटर, ये नेपाल चाइना में है। चो ओयू, इसकी ऊंचाई है 8,188 मीटर, ये नेपाल चाइना में है। धौलागिरी फर्स्ट, इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर, ये नेपाल में है। मनात्सलू, ये है दोस्तों 8,163 मीटर ऊंची, नेपाल में है। नंगा पर्वत 8,126 मीटर ऊंचा है, पाकिस्तान में है। अन्नपूर्णा फर्स्ट, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,091 मीटर, ये नेपाल में है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।